अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा मालूमात का एक ख़जाना भी है, क्योंकि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया जिसमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब का जो है वो कत्ल हुआ, वो नैरोबी में हुआ। इसके अलावा कल ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें पहली दफ़ा DGISI भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। तीसरी अहम खबर, आज लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज़ भी कर दिया है। मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट जनाब उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं। उनसे हम पहले तो जो अरशद शरीफ साहब का वाक़या पेश आया उस हवाले से बात करेंगे। उमर फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये बताएं कि सबसे पहले तो बड़ी अफसोसनाक खबर पर हम बात का आगाज़ करते हैं कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका जो नैरोबी में कत्ल हुआ, फिर उसके बाद कल उनकी तदफीन भी हो गई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस वाक़या पर कल ISPR ने भी बड़ी ब्रीफली ब्रीफिंग भी दी है, और ये जो ताने बाने हैं कुछ और थे, अब कुछ महसूस कुछ और हो रहा है कि जो कत्ल है वो किसी और तरफ जा रहा है। ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसफ कुरैशी साहब कि आपने हमें एक दफ़ा फिर अपने नाजरीन से और सामीन से मुखातिब होने का मौका दिया। जी हाँ, हम हमारी जो पाकिस्तान में सहाफ़ती बरादरी है उनके लिए ये एक बड़ा सानिया था अरशद शरीफ साहब का कत्ल होना, और इस तरह से कत्ल होना। और ज़ाहिर सी बात है, इसमें आज भी मैं नेशनल प्रेस क्लब से भी आ रहा हूँ। वहाँ भी एक कुलखानी थी और दुआ थी, उसमें भी मैंने शिरकत की। तो इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वो तकरीबन सारे ही अरशद शरीफ साहब को जानते भी थे और उनसे उनकी मुलाकातें भी थी। और एक अच्छे और नफीस इंसान थे, शरीफ-उत-तबा आदमी था, और निहायत आला ज़र्फ़ था वो। जी। लेकिन उनकी ये अचानक जो डेथ हुई और कत्ल हुआ, इस सानिया ने सारी सहाफ़ती बरादरी को ग़मगीन किया हुआ है, अफ़सुर्दा किया हुआ है और शोक का समा है। अच्छा, इसमें ये तो ये बात थी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आसिफ साहब, मुख्तसर सी बात करूँगा चूँकि ज़्यादा सियासी जी जी इश्यूज़ जी लोग जी सुनते हैं। जी। एक तो ये है कि अरशद शरीफ साहब यहाँ से बाहर क्यों गए? दूसरा ये है कि वो कीनिया कैसे पहुँचे? और तीसरा ये है कि इस कत्ल को क्या इस लाश को या इस कत्ल पे जो इस वक़्त सियासत हो रही है। पहली बात तो ये है कि जो मेरे पास इत्तलात हैं या जो मैंने मालूमात ली हैं सहाफ़ती बरादरी से भी, अपने दोस्तों से भी, जी उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं था जी जिसमें उनके पर कोई मुकदमा कायम किया गया हो या कोई उनकी अलबत्ता अपने दोस्तों से अर्ज़ वो करते थे कि मुझे हरासा किया जा रहा है, और मुझे कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये बात वो आए रोज़ करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हरासमेंट है या जो इस तरह के वाक़यात हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान की सहाफ़त में मामूल की बातें हैं। बिल्कुल। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आपको पता है कि यहाँ तो आप किसी छोटे से गिरोह के खिलाफ भी कोई खबर छाप देंगे तो वो भी गन लेके पहुँच जाता है। और तीसरी बात ये है इसी सिलसिले में कि ऐसे हालात थे आया कि वो मुल्क से बाहर चले जाएँ? और जैसे कल ISPR के तर्जुमान ने एक सवाल उठाया कि हम चाहते कि ना चाहते कि वो बाहर जाएगा, हम उसको रोक नहीं सकते थे। एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहती, वो उन्हें रोक नहीं सकती थी, या हुकूमत चाहती तो उन्हें रोक नहीं सकती थी। बिल्कुल रोक तो सकते ये हैं। एक सवालात है। जी हाँ, तो वो ये अब देखना होगा। इसमें जो तहकीकात हो रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो जो हुकूमत ने 2 रुकनी कमेटी भी बनाई है जो नैरोबी जा रही है, और बाकी भी ख़ैर इस पे फाइंडिंग आती रहेगी। तो बहुत सारे सवालात हैं कि वो यहाँ से बाहर क्यों गए, दुबई गए, और दुबई में जब उनका वीज़ा ख़त्म हुआ, वहाँ से वो कीनिया क्यों गए? हम्म। देखें, वो कहीं और भी जा सकते थे, उनका वीज़ा आसानी से लग सकता था, वो साफ़ी थे, उन्होंने दुनिया घूमी हुई थी, उनके जो पासपोर्ट पे कई ममालिक के वीज़े थे। कोई भी मुल्क में अगर वो किसी मुल्क के लिए भी अप्लाई करते, कोई मुश्किल नहीं था उनके लिए। तो कीनिया जाने का मशवरा आखिर उन्हें किसने दिया? हम्म। अब दी ये मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ इस पे, वैसे पूरा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन फिर आपके नाज़रीन सियासी से रह जाएँगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आखिरी बात चलो। ये करूँगा कि इसको अरशद शरीफ के कत्ल को, सानिया को, पहले PTI ने इस पे सियासत शुरू की, और इसको बड़े तरीके से और बड़े ही चालाकी से उन्होंने इस सारा मलबा
हुकूमत और फ़ौज पे डाल दिया। जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद हम्म, ऐसी बात नहीं थी, जिस तरह से इसको सोशल मीडिया पे बयान किया गया, ये एक बयानिया बनाया गया कि हम्म, आपने मारना ही था तो यहाँ क्यों नहीं मारा, आपने वहाँ जाके क्यों मारा? और इस तरह की मतलब बेशुमार जज़्बाती एक अंदाज़ में एक मुहिम तैयार की गई और उसमें इदारों को और हुकूमत को और रियासत पाकिस्तान को टारगेट किया गया। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं एज़ ए सहाफ़ी और एज़ ए अपने जो अरशद शरीफ साहब के जो मैं समझता हूँ कि कत्ल के हवाले से कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट किसी सतह पे मुलव्वस नज़र नहीं आती। जी जी कहेंगे आइंदा दर्ज पे कि जैसे कल डीजीएसपीआर ने कहा कि वो जिस चैनल में काम करते थे आरवाई में, उसके जो मालिक हैं सलमान इकबाल, इस वक्त वो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने कहा है कि वो उन्हें बुलाकर उन्हें शामिल तफ्तीश करें। एक बात है। बिल्कुल। दूसरा, आपने देखा फैसल वाउडा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आसिफ शरीफ को किसने कत्ल किया है। और हम्म, वो उन्होंने ये भी कहा है कि आसिफ शरीफ मेरे साथ राब्ते में था, मैं अपना फ़ोन फोरेंसिक कराने के लिए तैयार हूँ इसमें। और उसमें वो जब वो फ़ोन वगैरह देंगे, अगर उनको शामिल तफ्तीश किया गया या उन्होंने वहाँ जाके कोई बयान दिया उस कमीशन के सामने, तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल हो अगर जाएगी। तो बिल्कुल। ये केस इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना छुपा हुआ भी नहीं है कि इसको तह तक ना पहुँचा जा सके। और इधर आपसे पता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ कीनिया के हम मनसब से बात की है और फिर डीजीआईएसआई ने कहा है कि मैंने भी अपने अपने मनसब से बात की है। तो इस पे हुकूमत पाकिस्तान बड़ी भरपूर तरीके से कीनिया पे हुकूमत के साथ राब्ते में भी है और वहाँ जो भी कुछ तहकीकात हो रही हैं, जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो उनसे आगाह भी हो रहे हैं और वो इस मामले को हुकूमत नहीं चाहती कि इसको दबाया जाए। हम्म, लेकिन बदकिस्मती से इसको पीटीआई ने इस लाश पे जो सियासत की है और इस पे जो अवाम को गुमराह किया गया है, इससे हमें भी दुःख है। हम एज़ ए सहाफ़ती बिरादरी भी इस पे अफ़सोस का इज़हार करते हैं कि ये एक लाश के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। बहरहाल हम अरशद शरीफ और उनके ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताएं कि कल जो DGISI भी ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए। आज इमरान खान साहब ने लाहौर में तकरीर के दौरान कहा है कि इतना बड़ा कौन सा वाक़या हो गया था। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि एक DGISI को खुद आना पड़ा, ये काम तो कोई इंटीरियर मिनिस्टर या कोई इस लेवल का आदमी भी कर सकता था। और फिर उन्होंने तकरीर में कहा कि मेरे पास बेशुमार राज है, अगर मैं बताऊं तो वो फिर अदारे कमज़ोर होंगे। ये क्या लड़ाई क्या चल रही है? ये कोई पीटीआई और फौज के दरमियान कोई लड़ाई है या ये इलेक्शन की लड़ाई है? इलेक्शन की लड़ाई तो इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि ज़ातियात पर काम शुरू हो गया अब। आसफ साहब देखें, बड़ी सिंपल सी बात, 2 बातें करूंगा लड़ाई के। एक बात यह है कि नवाज शरीफ का बयानिया और एक है इमरान खान का बयानिया। जी हमें ये समझने की ज़रूरत है इस वक्त, ये आम लोगों को शायद उस तरह से समझ नहीं आ रही कि फ़र्क क्या है इनमें। वो इमरान खान कहते हैं और कल असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, नवाज शरीफ ने फ़ौज मुखालफ बयानात दिए, या सादक ने दिए, फलां ने दिए, और वो कहते हैं ये इसने दिए, इसने दिए। फ़र्क क्या है? ये फ़र्क पहले समझ लें, फिर बात आसानी से समझ आ जाएगी। सही है, बिल्कुल देखें, ठीक। नवाज नवाज शरीफ का बयानिया अव्वल दिन से ये है कि जी फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे, वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक वो गैर जानबदार हो जाए। ठीक है जी। ठीक। उनका जो ये जो 2018 के इलेक्शन के बाद भी जो खताबात की, उसमें यही कहा कि आप अपने काम से काम रखें, या उनसे पहले भी जो उनके हम्म, साथ फौज के साथ लड़ाई थी वो इसी इश्यूज पे थी कि फौज अपना काम करे, सियासतदानों को अपना काम करने दें। फौज हम्म, अपने जो जो उनके पास टारगेट है, जो उनका माटो है, वो उस पे काम करे और हुकूमत अपना काम करे। ठीक। इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि फौज अपना काम ना करे, फौज मेरे साथ खड़ी हो। मतलब वो हम्म। ये कह रहे हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत करे और सियासत में मुदाखलत भी करे, और मेरे लिए करे। मदाखलत करे और मतलब फिर ये मुझे इक़्तिदार में लेकर आए। करे, हाँ, मुझे इक़्तिदार में लेके आए। आपने पता है कि आपको कि वो 3.5 साल तक ये लाग राब्ते रहे कि जी 1 पेज कि जी हम और फौज और मुक़्तदर इदारे एक पेज पर हैं। बिल्कुल। और जो ही वो पेज फटा और जो ही वो पेज टुकड़े टुकड़े हुआ, तो उसके बाद खान साहब इक़्तिदार से बाहर हो गए।
और कल DGISI ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा कि इन्होंने मार्च में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पेशकश की कि आप ये अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाएं, मैं आपको तहयात मतलब आर्मी चीफ बना देता हूं। तो खान साहब का माटो ये है कि फौज सियासत में मुदाखलत करे, नवाज शरीफ का माटो ये है कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे, गैर जानबदार रहे। अब ये एक बुनियादी फर्क तो आपको इस वजह से फौज इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ है कि चलो कम से कम वो कह रहे हैं कि इस वो वक्त अदारा इन्वॉल्व ना हो। अब देखें, अब इस वक्त कल भी और कुछ अरसे से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी ये कहा कि जी भाई हम अपने काम से काम करेंगे, हुकूमत अपना काम करेगी, सियासतदान अपना काम करेंगे। अब इस वक्त लड़ाई ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो फौज ने उसको तस्लीम कर लिया है और ठीक। उन्होंने कह दिया है कि हम गैर जानबदार हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जबकि खान साहब आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आप क्यों गैर जानबदार हैं। फिर इसको बुनियाद बना के उन्होंने मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। ये तो एक चीज थी। जी। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ कि ये कल क्यों हुआ। हम्म। देखें, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि गुज़िश्ता एक सवा माह से खान साहब के और फौज के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और कल तस्दीक भी हो गई दूसरी तरफ से भी। पहले खान साहब की तरफ से भी तस्दीक हुई और कल जी DGISPR जी। की तरफ से भी तस्दीक हो गई कि ये दिन को मतलब धमकियां देते हैं और रात को हमसे खुफिया मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। तो हम्म। ये जो मुज़ाकरात थे, इसमें मैंने कहा कि ये बड़े तगो-दो के बाद सदर आरिफ अलवी और चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब ने शुरू करवाए थे हम्म। और ये मुज़ाकरात बिलाखिर नाकाम हो गए। और ये उन मुज़ाकरात की नाकामी का नतीजा था कि खान साहब को अचानक फिर इस लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ा। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उनके कोई मुतालबात मान लिए जाएँगे, कोई एक आध मुतालबा मान लिया जाएगा, मगर हुकूमत ने कोई एक आध मुतालबा भी नहीं माना। फौज ठीक। ने उन्हें ये कहा था कि हम आपके मुज़ाकरात करवा सकते हैं हुकूमत के साथ, हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हुकूमत मानती या नहीं मानती। खान ठीक। साहब मज़ीद थे कि नहीं, आप हमारे मुतालबात माने। वो कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात के लिए फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं, सहूलतकार बन सकते हैं, दोनों फरीकों को एक टेबल पे बैठा सकते हैं। हम्म। लेकिन दो ये नहीं हो सकता कि हम आपके मुतालबात हम तस्लीम करें और हुकूमत ना माने और हम हुकूमत को गन पॉइंट पे मजबूर कराएं कि हुकूमत आपके जो मुतालबात है वो तस्लीम करें। ये यहाँ से लड़ाई थी और ये ठीक। मुज़ाकरात जो हुए आर्मी चीफ से जो है ना जनरल कमर जावेद बाजवा से आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब की ईवान सदर में मुलाकात हुई। हमने 1 डेढ़ महीना पहले ये कहा था कि मुज़ाकरात हुए और उस मुलाकात में भी यही इशू था कि खान साहब का मुतालबा था कि आप हमारे मुतालबात माने। उन्होंने कहा हम आपके मुतालबात हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात करवा सकते हैं, अब आगे मर्ज़ी हुकूमत की है। तो ठीक। खान साहब जब देखा कि उनकी दाल नहीं गल रही और वो नवंबर महीना भी आ गया जिसमें नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना है और ज़ाहिर-सी बात है नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद सूरत-ए-हाल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। तो उन्हें फिर ये लॉन्ग मार्च की अचानक कॉल देना पड़ी और उससे पहले उन्हें वो अरशद शरीफ का वो जो लाश थी, उसका एक बयानिया बनाना पड़ा और जिसके बाद उन्हें अवाम का वो हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हुए। और पाकिस्तानी तारीख में दूसरी तरफ हम आए तो DGISPR और DGISI ने मुश्तरका तौर पे शायद मेरी साफ़ती तारीख में तो पहली मर्तबा है या इससे पहले कुछ हो, उन्होंने पहली एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको ये वो क्यों मजबूर हुए आपका सवाल था, तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। देखें, गुज़िश्ता 6 माह से अप्रैल से लेके अभी तक इमरान खान साहब एक बयानिया चला रहे थे। उस बयानिए को बुनियाद पर उन्होंने अवाम में अपनी जो साख 10 अप्रैल से पहले थी बिल्कुल ख़त्म हुई, उसको न सिर्फ बहाल किया बल्कि दोबारा पज़ीराई भी हासिल की और उस पज़ीराई का नतीजा था कि खान साहब पहले पंजाब की 15 सीटें जीते और अभी कौमी असम्बली की खुद 6 नशिस्तें जीत गए। अब ये बयानिया जो था, ये जी। बयानिया इस हद तक आगे जा चुका था जिससे वो रियासत पे हमलावर हो रहे थे, रियासती इदारों पे हमलावर हो रहे थे और उनका ये ख्याल था कि मैं इस बयानिए का दी एंड है, ये जो नतीजा है, वो मैं जी। ये निकालूँ कि मुझे मेरे मुतालबात मान लिए जाएँ और फ़ौज मेरे साथ खड़ी हो जाए। लेकिन एक हम्म। हद होती है, उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है इदारों ने फैसला किया कि अब काफ़ी हो गया। आपने देखा कल DGISPR ने ये कहा कि उन्होंने पिछले धरने में भी तो 25 मई वाले धरने में भी हमें ब्लैकमेल कर
करते रहे, हम पे दबाव डालते रहे कि आप हमारा मेरा साथ दें, हुकूमत ख़त्म करें, लेकिन हमने नहीं किया। हमने कहा हम आइन में जो हमारा रे का जो किरदार है हम वो अदा करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो हकायक जो हम आपसे आप कौम को बता भी रहे हैं, जो मैंने आपने इस प्रोग्राम में कहा कि ये जो साइफर वाला इशू था, वो साइफर जी वाला इशू भी कल जी DGISPR बिल्कुल। ने उसका भी बाकी उधेड़ दिए और उसको भी फारग कर दिया। और जो खान साहब ने इसके बाद बयानिया बनाया था, जी वो भी जी बता दिया कौम को वो झूठ पर मबनी था। फिर उसके बाद जो उन्होंने इदारों के खिलाफ या फौज के खिलाफ एक बयानिया तरतीब दिया, वो भी उन्होंने बता दिया बड़ा खोल करके, ये दिन को धमकियां तड़ियां लगाते हैं और शाम को मुज़ाकरात कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि ये तो हमें ताहयात मतलब आर्मी चीफ बनाने को तैयार थे, और जब हमने इनके मुतालबात नहीं माने तो ये फिर इन्होंने हमें दबाव डालना शुरू कर दिया और धमकियां देना शुरू कर दी। तो ये मुख्तलिफ वजूहात थी जिसकी बिना पर उन्हें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और उस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज आपने देखे कि खान साहब ने दोबारा से वही टारगेटेड हमले किए हैं और DGISI को कहा कि कान खोल कर सुन लें। मेरे ख्याल जी में खान साहब एक बंद गली में अब चले गए हैं। आपने पिछले प्रोग्राम में पूछा था कि जी चले गए यानी अब बंद गली में चले गए हैं। खान साहब के पास कोई रास्ता नहीं है वापसी और सियासत में इस दोबारा से कोई किरदार अदा करने का, क्योंकि अगर वो इस तरह टारगेट करके इदारों को और उनके सरबराहों को वो समझते हैं कि वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो ये नामुमकिन बात है। दूसरी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ जी पाकिस्तान में कि वो हो। आपने देखा कि इमरान खान साहब के जो आज का बयानिया है, उसके हम्म, बाद इंडियन चैनल पे उनकी कितनी पजीराई हुई है और इंडियन चैनल ने कितनी वाह वाह की है और किस तरह हाईलाइट्स और उस पे तजिए किए हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर ये बयानिया है तो ये बयानिया हमारा नहीं है, हमारे मुल्क का नहीं है, हमारे सियासतदानों का नहीं है, और इस बयानिए का सरासर नुकसान पाकिस्तान का है, रियासत का है। देखें जिस तरह आज हम हमारे सियासी लीडरान जो है वो पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है, ये तो कोई मुल्क दुश्मन भी नहीं कर सकता। जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि आज़म स्वाति साहब ने भी आज वो जनरल मेजर जनरल फैसल साहब है और ब्रिगेडियर फ़हीम साहब, उन्होंने मुझे बरना करके जो है वो मारा और मेरे कपड़े उतारे। ये क्या क्या मैसेज दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? एक तरफ खान साहब लाहौर से ये बयान जारी कर रहे हैं, उधर इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो कर रहे हैं। ये अदारे को क्यों इस हद तक ले जा रहे हैं कि ये ये बड़ा बुनियादी सवाल है आसफ साहब। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी एक गेम है, जो मेरे ख्याल में जिसको मुक़्तदर इदारे देख रहे हो, वक्त आने पे उसको वो बिल्कुल इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और शायद वो करें या वो कोई इस तरह का बयान जारी करेंगे कि ये बैन अल-अक़वामी साजिश है हमारे इदारों को तबाह करने की, हम्म, हमारे मुल्क को एटमी असासों से खुदा न खास्ता महरूम करने की, अल्लाह और ना रियासत करे। पाकिस्तान के खिलाफ एक नई नई गेम खेलने की। अब आजम स्वाति वाला जो इशू है, अब जी उसको अंदाजा ये लगाएं, आजम स्वाति का 2 दफा मेडिकल हुआ, कोई जी इस तरह का तशद्दुद नहीं साबित हुआ। आजम स्वाति को रिहा हुए 4-5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया है, जी उन्होंने किसी अदालत में दरखास्त नहीं दी कि मुझे बराना करके तशद्दुद किया गया। और आज जो है अब वो उन्होंने हाँ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी इदारा के जो 2 जिम्मेदारान हैं उन पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये एक इल्ज़ामी सियासत है। ये यूँ समझ लें कि ये कुछ लोगों को ये टारगेट कर रहे हैं इदारों के अंदर, और और इंटरनेशनली इदारों के इसका बड़ा अंदर ये वो नुकसान जो हो रहा है। शहबाज गिल, बिल्कुल। ये वो आप यूँ समझ लें कि वो जो शहबाज गिल वाली पॉलिसी थी, ये उसी जी को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ अंदाज बदल गया है या अंदाज बदल तरीकाकार गया, बदल बिल्कुल गया है। सही बात है और वो बिल्कुल। ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, और ये इससे दुश्मनों को तो पजीराई मिल रही है, दीगर ममालिक में वो तो खुश हो रहे हैं, और वो तो बड़े इस पे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, लेकिन लेकिन हमारा नुकसान हो लेकिन रहा है। और ये जो पॉलिसी है उमर फारूक साहब, हंसने के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा जो अजली दुश्मन है वो हिंदुस्तान है, वो हमारे सर पर बैठा हुआ है। वो हंसता भी है और ये सारा कुछ देख भी रहा है। वो किसी वक्त कुछ भी देख कर नहीं रहा, सकता चला है। भी रहा है, और उसके आप टीवी चैनल देखे ना वो जी क्या कर रहे हैं आज। क्योंकि हम अगर खुद अपने अदारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं तो ये तो उसके के किसी वक्त में तो बाहर के मुल्क पैसे देकर भी ये काम नहीं करवा सकते जो हम बगैर पैसों के इस वक्त कर रहे हैं, जिस तरह हम जी अपने जी जी, इस अदारों को वक्त बदनाम कर रहे हैं। इतना तो खान साहब इस वक्त गैर मुल्की सिपाही है।
ये तो बड़ा गलत बयानिया की तरफ जा रहे हैं और बड़ी गलत सोच की तरफ जा रहे हैं। आज एक सुबह खबर चल रही थी कि पंजाब असम्बली के कुछ मेम्बरान जो है वो कह रहे हैं कि हम मज़ीद पीटीआई का हिस्सा नहीं रह सकते। इसके बाद कोई खबर अचानक वो मंजर से हट गई है। क्या कोई परवेज़ लाई साहब वो कोई? नहीं, उसका पस मंजर ये था कि ये डीजी खान वो से मेरे ख्याल में खुर्रम लगारी साहब का बयान आया था। ये उन्होंने ये कहा था कि मेंबर असेंबली हैं पीटीआई के कि हम जो है ना वो पीटीआई का साथ छोड़ने लगे हैं या छोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन उनका मकसद ये था कि हमें हुकूमत में वजारतें नहीं दी जा रही सूबाई हुकूमत में, तो हम इस हुकूमत का या पीटीआई का क्यों कर साथ दें। मेरे ख्याल में अच्छा, उसके बाद असद उमर ने और बाकी लोगों ने उनसे रब्ते किए हैं और ठीक उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि हम आपको पंजाब हुकूमत में कोई हिस्सा देंगे। और वो जो 5-6 लोगों का ग्रुप है, उनके साथ उनकी कोई मुलाकात हुई है, जिसकी वजह से वो आज मजीद मतलब आगे बात ना बढ़ सकी। अब देखते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं तो ठीक है, वरना वो तो फिर जाहिर सी बात है, उनका इख्तलाफ है और वो किसी वक्त भी अलग हो सकते हैं। मैं चौधरी एक और बात को आपको जी खबर की बात दे दूं। जी 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 खबर की बात ये है कि अभी खान साहब चूंकि आज लाहौर में निकले हैं, हम थोड़ी सी बात लंबी हो गई थी, इस पे बात नहीं कर सके। तो कोई वो इतना बड़ा क्राउड मतलब ऐसा नहीं निकाल सके कि जिसको हम कह सकें कि हुकूमत को या कोई सिक्योरिटी का खतरा है या हुकूमत के लिए कोई खतरनाक बात है। वो एक मामूल का क्राउड था और ऐसा क्राउड वो तकरीबन तमाम जलसों में इकट्ठा कर, करते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इतना पाया क्राउड। जाता है तो ये हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये इतना क्राउड तो रूटीन की बात है, तो इसलिए हुकूमत अभी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम भी ठंडा है और हुकूमत भी ठंडी बैठी हुई है। हाँ, ठीक जो ही खान साहब कोई ऐसा बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में, चूंकि उनका एक हफ्ते का टाइम है कि एक हफ्ते में मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, अगले जुमे का उन्होंने कहा है 4 नवंबर को। हाँ, अगर इस दौरान वो कोई वायलेंस करते हैं और कोई अपनी जबान को मजीद तेज करते हैं और वो इसी तरह ताबड़तोड़ कोई हमले करते हैं, तो फिर ये देखना कि आपको पीटीआई में से भी बगावत होती नजर आएगी। मजीद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो फैसल वोडा की तरह खान साहब के खिलाफ बयानात भी देंगे और वो आके अपने ला ताल्लुकी का भी ऐलान करेंगे। ये आज आपकी बड़ी खबर आप दे रहे हैं। आज आप जी जी जी। नाजरीन को बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगले चंद रोज़ में पीटीआई से मजीद इस्तीफों की तवक्को की जा रही है। जी जी, वो उसी वक्त है खान साहब ने अगर अपना यही रवैया बरकरार रखा। हाँ, यही अगर खान रवैया, साहब नरम हो गए तो फिर शायद ये मामला ठीक हो जाए। फिर मामला ठीक हो सकते हैं। तो क्या समझते हैं कि इसका कोई असर पड़ेगा? ये जो लॉन्ग मार्च है, चलो बैक डोर कोई चल रहे होंगे मुज़ाकरात के, जी चलें नवंबर नहीं दिसंबर नहीं जनवरी में इलेक्शन करवा देंगे, कोई इस तरह का। मेरे ख्याल में हुकूमत किसी भी बात पर उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अगर तैयार होती तो कल कम से कम डीजी आईएसआई और आईएसपीआर को ये ब्रीफिंग ना देना पड़ती। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो मैंने आपको पहले कहा कि जिनके मुज़ाकरात चल रहे थे वो नाकाम हो गए थे और नाकाम वो हो गए। खत्म हो गए थे मुज़ाकरात। और खान साहब ने भी एक और मौके पे कहा कि वो जो मुज़ाकरात हैं उनसे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई यकीन दहानी नहीं करवा रहे, वो मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। और लॉन्ग मार्च, ये जो लॉन्ग मार्च है और आज जो सूरत हाल नजर आई है, उसके बाद हुकूमत के लिए कहीं भी उसमें खतरे की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने वायलेंस किया, कोई तशद्दुद किया, कोई बदअमनी की, तो फिर जाहिर सी बात है हुकूमत भी चार्ज होगी। और हुकूमत ने, आपको देखा होगा गुज़श्ता रात ही उन्होंने तमाम चीफ सेक्रेटरी को जो अपने मातहत कर दिया और सूबाई हुकूमतों से उनके इख्तियारात वापस ले लिए। तो ये हुकूमत दफ़ा 149 लगाया और हुकूमत बड़ी इसमें सीरियस है और ठीक। इसमें इदारे भी सीरियस हैं। खान साहब को इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा कामयाबी होती नजर आएगी। वैसे भी हमारे धरनों की तारीख यही है, इन धरनों से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ, जो खासकर धरने देने वाले हैं। ना हुकूमतें खत्म हुई हैं, ना कोई तारीखें मिली हैं। ठीक। आपने देखा कि हाँ, सही बात इमरान है। खान साहब के दौर में 2-3 धरने हुए, खुद खान साहब ने 126 दिन धरना दिया था और आखिर में कुछ भी निकला था। और वो धरना जब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी थी। अब ये बात आश्कार हम्म। हो चुकी है कि 2014 के धरने में डेवलपमेंट भी उनके साथ थी। उस धरने से भी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अगर फर्क पड़ता तो फिर पनामा और इकामा के केस में नवाज शरीफ ना जाते, अगर वो धरने में चले जाते। खान साहब सबसे बड़ी जो गलती कर बैठे हैं वो ये है कि खान साहब ने जो पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर बाहर निकल गए हैं। अगर ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहते तो फिर सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती। लेकिन ये चूंकि जी हाँ, पार्लियामेंट जी का हाँ। अब हिस्सा ही नहीं रहे तो इसलिए ये अब
ज़ाहिर है हुकूमत उनके पास है, अपोजिशन वो अपनी मर्ज़ी की करवा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि ये बताएं कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब के अमेरिका में जो है वो वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और हुकूमत जो है ये कुछ भी नहीं कर रही है और इनको कोई बाहर से कुछ नहीं दे रहा। और इस बारे में क्या कहेंगे, क्या वाकई नहीं, ये इसमें अभी तक तो जो खबरें ये कि कोई वाक़यतन कोई ज़्यादा कामयाबी के वो दावे तो नहीं किए हुकूमत ने। अलबत्ता एशियाई बैंक के साथ इनका 2 दिन पहले मुआहिदा हुआ था और एशियाई बैंक ने वो $1.5 अरब ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। ये इसी वजह से इसहाक डार साहब ने ये कहा कि हम रूस से सस्ता तेल खरीदने पे मजबूर होंगे और नवंबर में ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो चीन का एक बड़ा अहम दौरा करने वाले हैं, जहाँ से इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सी-पैक तर्ज की जो है ना कोई सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। अभी 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उन्होंने आज बयान दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान मेरे ख्याल में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं जल्द और वो $12 अरब की वो जो ऑयल रिफाइनरी है ग्वादर में, वो उसको लगाने के लिए तैयार हो गए और वो बहुत बड़ी जगह मैंने देखी थी आज से चंद साल पहले जब मैं गया था, जियोनिया के करीब है। तो अमेरिका से जो हौसला अफ़ज़ा शायद उनको कोई पैगाम नहीं मिला है, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त ममालिक से राब्ते किए और उनकी तरफ से हौसला अफ़ज़ा पैगामात मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा सऊदी अरब की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। तो उसमें कोई खतरे की घंटी नहीं है। खतरे की घंटी अलबत्ता ये है कि फौरी तौर पे आईएमएफ को जो किस्तें वापस करनी है, उसमें कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सियासी इस्तेकाम हो जाए तो वो इसहाक डार साहब संभाल लेंगे। सऊदी अरब की आपने बात की है तो थोड़ी सी बात कर दूं कि जिन लोगों ने जब वज़ीर आज़म बनकर ये मस्जिद नबवी गए थे और उन्होंने नारेबाजी की थी तो उनको भी इन्होंने जो है वो शाह सलमान से कह कर रिहा करवा दिया है। ये एक अच्छा माहौल इन्होंने पैदा किया है, बड़ी अच्छी बात की है कि आप इस हवाले से कुछ हाँ, ये कहेंगे। लेकिन ज़र्फ़ की बात है ना कुरैशी साहब कि ये ज़र्फ़ की बात है। वो जो लोग थे मुलाज़म पेशा लोग थे, वो बेचारे अपना यहाँ से ज़ाहिर-सी बात है सऊदी अरब कोई सैर के लिए तो नहीं गए हुए थे वो सारे लोग। वो हमारी तरह मज़दूर थे। वो कहीं मज़दूरी करके अपना घर का सिस्टम चला रहे थे। जी जी। लेकिन वो पीटीआई के और इमरान खान साहब के वो नारों में आ गए और उनके वो जाल में फँस गए और उनसे वो गलती हो गई कि मस्जिद नबी की उन्होंने बेहुरमती की और वो नारेबाज़ी कर बैठे। उस पे सऊदी हुकूमत का जो एक्शन था वो बड़ा सख्त था। जी, उनमें 8-8 10-10 साल साल की सज़ा और 3-3 10 लाख साल। रियाल वो मतलब उन पे जुर्माना था। और जब ये हो गया तो वो जो जिनको जो उनके यहाँ पाकिस्तान में मौजूद लवाहिकीन हैं, जी जो उनके बुरसा हैं, मुझे भी 1-2 मैंने भी देखे कि वो यहाँ उन्होंने मुख्तलिफ सियासी मज़हबी शख्सियात से राब्ते किए कि जी हमें गलती हो गई, किसी तरह आप ये सज़ा माफ़ कराएँ। और मेरे ख़्याल में वो यहाँ वो सियासी रहनुमाओं ने वो शहबाज शरीफ साहब से जब वो सऊदी अरब जा रहे थे उनसे बात की कि ठीक है, वो अब गलती का एहसास हो गया है और बड़ा वैसे भी अच्छा किया वो हमारे उन्होंने। पाकिस्तानी हैं और यहाँ उनके जो अपने घरों वालों की किफ़ालत करते हैं, तो वो मुश्किल के हालात में हैं। तो शहबाज शरीफ ने वसी ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए ये मोहम्मद बिन बड़ा अच्छा सलमान से किया बात की और उन्होंने। उन्होंने भी वसी ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और उन्होंने भी उनको रिहा कर दिया। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया उमर फ़ारूक साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, उमर फ़ारूक साहब इन दिनों हो सकता है कि क्योंकि लॉन्ग मार्च चल रहा है, आपसे जब कभी प्लीज़ हम कॉल करें तो हमें मौका ज़रूर दें, क्योंकि ठीक है। नाजरीन को हम अपडेट रखेंगे। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और फेसबुक पर लाइक और शेयर करें, इसी तरह यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते रहें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।